नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारे खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिश्वतखोरी की। एसीबी की टीम ने दूदू कलेक्टर हनुमान मल ढाका और पटवारी हंसराज के यहां 4 दिन पहले छापे की कार्रवाई की थी। एसीबी अधिकारी का कहना है कि दूदू कलेक्टर हनुमानमल ढाका ने रिश्वत के करीब 7.5 लाख रुपए डाक बंगला स्थित अपने आवास पर मंगाए थे। आरोप है कि भू रूपांतरण के बदले कलेक्टर से 25 लाख रुपए की घूस मांगी गई थी। एसीबी के छापे के बाद राज्य सरकार ने कलेक्टर और पटवारी दोनों को एपीओ कर दिया। घूस लेने से पहले ही कलेक्टर को एसीबी की भनक लग गई थी। हालांकि जब तक कलेक्टर हनुमान मल ढाका और पटवारी हंसराज के खिलाफ एसीबी मजबूत साक्ष्य जुटा चुकी थी, तब तक वहीं एक दिन पहले कोटा में एसीबी टीम ने नगर निगम के जमादार को भी ट्रैप किया था। आरोपी जमादार को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 16 मई तक के लिए जेल भेज दिया गया है। इस मामले में परिवादी महिला सफाई कर्मी ने शिकायत दी थी कि जमादार ने बीमारी के दौरान उसकी हाजिरी लगाने के लिए 4,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इधर आज अनूपगढ़ में भी एसीबी की टीम ने ब्लॉक प्रोग्रामर को 10,000 रुपए रिश्वत लेते ट्रैप किया है। इधर इससे पहले भी रिश्वतखोरी के कई सारे मामले सामने आ चुके हैं और इन सबके बीच सवाल उठता है कि रिश्वतखोरी का खेल कब खत्म होगा। कानून सख्त है, फिर भी घूसखोर क्यों पनप रहे हैं? घूसखोरों पर कार्रवाई कब होगी? आखिरकार प्रदेश में घूसखोरी कब रुकेगी? इन रिश्वतखोरों का पक्का इलाज क्या है? हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार रिश्वतखोरों पर लगाम कैसे लगाई जाएगी? अब इतने कड़े कानून हैं, लेकिन फिर भी रिश्वतखोर का खेल कब खत्म होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, यक्ष प्रश्न है। कलेक्टर से लेकर जमादार रिश्वत के खेल में लगे हुए। जब अब कलेक्टर जैसे पद पर अगर कोई बैठा है, उस पर रिश्वतखोरी का आरोप लगेगा, तो छोटे कर्मचारी से क्या उम्मीद किया जाए? अगर कुछ होता है तो लोग कहते हैं कि आपको डीएम तक खींच के लेके जाएंगे। यानी लोगों को विश्वास है कि एक ऐसा बॉडी है जहां पर वहां पहुंचेंगे तो न्याय होगा, रिश्वतखोरी नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसे बड़े बड़े नाम अगर सब सामने आएंगे तो दुख भी होगा, सवाल भी उठेंगे सिस्टम पर। कानून कड़े हैं, फिर भी क्यों पनप रहे हैं घूसखोर? ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि अब कहते हैं कि रिश्वत लेना पाप है, रिश्वत देना पाप है, फिर भी बड़े बड़े जब अधिकारियों के नाम, छोटे कर्मचारी के नाम आया 4,000 रुपए में, बड़े अधिकारी का भी नाम आ रहा है, तो कैसे सिस्टम में लूपहोल्स का है, इसको भी फाइंड आउट करना पड़े। कानून इतने कड़े बना दिए गए हैं, लेकिन कानून के रखवाले ही जब उनके ऐसे नाम आने लगेंगे तो ये चिंता का विषय है। बहरहाल आखिरकार प्रदेश में कब रुकेगी घूसखोरी, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण अहम सवाल है। ये हम पूछेंगे अपने मेहमानों से कि कैसे इस पर लगाम लगाया जाएगा। इन रिश्वतखोरों का पक्का इलाज क्या है? देखिए, रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने के लिए कई सारी एजेंसीज बनाई गई हैं, लेकिन एजेंसियां लगाम लगाती हैं। अब ये डिपार्टमेंटल जो लूपहोल्स है उसको कैसे समझा जाए, उसको कैसे दूर किया जाए? क्या वास्तव में अंदर ही अंदर दीमक की तरह सिस्टम को चाटने वाले ऐसे बाबू हैं जो सरकार से मोटी तगड़ा वेतन लेते हैं, फिर भी पेट भरता नहीं है उनका, रिश्वतखोरी का ये धंधा उनका चलता रहता है। बहरहाल एसीबी की टीम ने दूदू कलेक्टर हनुमान मल ढाका और पटवारी हंसराज की यहां पर 4 दिन पहले छापेमारी की थी। एसीबी के अधिकारियों का कहना है कि दूदू कलेक्टर हनुमान मल ढाका ने रिश्वत के करीब 7.5 लाख रुपए डाक बंगला स्थित अपने आवास पर मांगे थे। यानी 7.5 लाख रुपए के आसपास हो सकता है, अप्स एंड डाउन हो सकते हैं इसमें डिजिट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ बड़ी रकम मांगी गई थी। आरोप है कि भू रूपांतरण के बदले कलेक्टर ने 25 लाख रुपए की घूस मांगी थी। अब देखिए, कलेक्टर ने 25 लाख रुपए की घूस मांगी। एसीबी के टीम को बस इसके बारे में जब जानकारी हुई, लेकिन इससे पहले जब छापेमारी करने के लिए प्लान बनाया गया, लेकिन डीएम साहब भी समझ गए थे कुछ तो खेल होने वाला है। घूस लेने से पहले ही कलेक्टर को एसीबी की भनक लग गई थी। हालांकि जब तक कलेक्टर हनुमान
मल ढाका और पटवारी हंसराज के खिलाफ एसीबी मजबूत साक्ष्य तब तक जुटा चुकी थी और एक दिन पहले कोटा में एसीबी की टीम ने नगर निगम के जमादार को भी ट्रैक किया। जहां डीएम साहब तो फंसे हुए थे, छोटा कर्मचारी वो भी फंसा हुआ। तो यहाँ क्या है, नगर निगम में नगर निगम का कर्मचारी जो है वो रिश्वत इसलिए मांग रहा था कि कोई कर्मचारी जो कि अनुपस्थित थी उसको उपस्थित करने की एवज में उसने पैसे मांगे थे। अब क्या इस तरीके से सिस्टम को मजबूत बनाया जाएगा? सवाल बहुत गंभीर है और आज का ये डिबेट भी बेहद ही खास है क्योंकि ये जन सरोकार से जुड़ा हुआ आज का मुद्दा इंडिया न्यूज राजस्थान पर हम उठा रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय भीम राज जाखड़, नेता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अनिल गोठवाल, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनिल जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि पुलिस महकमे में लूपोल्स की बात किया, जब डीएम पर आरोप लगे 25 लाख रुपए डकारने का आरोप लग रहा है कि 25 लाख रुपए उन्होंने मांगे थे। एसीबी की टीम को जब इस बारे में जानकारी हुई तो पहले से ही डीएम साहब समझ गए थे, वो चौकन्ने हो गए। और इधर नीचे रिश्वतखोरी की अगर बात करें तो छोटे लेवल पर भी रिश्वतखोरी हो रही। आखिरकार इतने कड़े कानून होने के बाद भी बड़े अधिकारी जब इस तरीके से करेंगे तो समाज में क्या मैसेज जाएगा? कैसे रिश्वतखोरों पर रोक लगाया जाए? अनिल जी। जी तो चलिए, अभी लगता है कि अनिल जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही, उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। लेकिन सवाल आज यही है, यक्ष प्रश्न है आज का डिबेट बेहद ही इंपॉर्टेंट प्राइम टाइम ये है कि आखिरकार ये जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि रिश्वतखोरी का खेल कब खत्म होगी। ये अपने आप में ये विश बेल। अब सवाल ये उठता है कि जब डीएम का नाम आएगा, बड़े अधिकारी का नाम आएगा तो सवाल तो उठेंगे ही। एसीबी की टीम ने दूदू कलेक्टर हनुमान मल ढाका और पटवारी हंसराज के यहां 4 दिन पहले छापेमारी की थी। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं। अनिल जी, मेरा सवाल ये कि रिश्वतखोरी का ये खेल कब तक चलेगा? बड़े अधिकारियों का जब नाम आता है तब तो समझ में नहीं आता कि छोटे अगर कर्मचारी का नाम आता तो बड़े अधिकारी से हम शिकायत करते हैं। इतने कड़े कानून होने के बाद भी ऐसी जब शिकायतें आती हैं तो कैसे इससे निपटा जाए? कमी कहाँ रह रही? कानून तो कड़े हैं, सरकार ने बना दिया है, लेकिन मानते ही नहीं लोग। चले, भीमराज जाखड़ जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। भीमराज जी, मेरा सवाल आपसे कि जिस तरीके से रिश्वतखोरी का ये मामला सामने आ रहा है, कैसे लगाम लगाया जाए? इतना कड़ा कानून है, सब कुछ मजबूती से रखा गया है, लेकिन लोग मान नहीं रहे। सिस्टम में बैठे बाबू जो हैं सिस्टम को दीमक की तरह चाट रहे हैं। योर गुड नेम, मैं नाम भूल गया आपका। जी, सौरभ नाम है। सौरभ जी। सारिका जी भी सुन रहे हैं। सारिका जी, मैं आपको एक व्यक्तिगत टिप्पणी करना चाहूंगा। ये राजनीति से हटके हैं। यदि अपने समस्त भारतवासी जैसे यदि अपने भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते, जड़ से खत्म नहीं होगा, उसको कम किया जा सकता है। ये एक युद्ध की तरह लड़ना होगा, जैसे कोरोना से अपने लड़े, जिसमें सभी नेता या नागरिक, राजनीतिक, धर्म, जाति सबसे ऊपर उठ के लड़ेंगे, तब जाके ये खत्म होगा। अदरवाइज ये बहुत बड़ा जड़ बहला चुका है अंदर अपने समाज में, सिस्टम में और राजनीति में, तो बड़ा मुश्किल है। यदि इसको खत्म करना है तो अपने जैसे कोरोना से लड़ाई लड़िए वैसे लड़ाई लड़ेंगे, तब जाके इसको बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। अब मैं राजनीति आता हूँ। राजनीति कहानी है कि ये तो सौरभ जी आपको पहली चीज दिखी है
जब बीजेपी का तबादला उद्योग बंद हो गया, उसके बाद इनको पूछना चाहते हैं कि आपने किन किन अफसरों को पैसे लेके तबादले किए। तबादलों की लंबी फहरिस्त लिखी। आईपीएस आईएएस अफसरों के हफ्ते में 3-3 बार ट्रांसफर किए गए। इन लोगों को ये देखना चाहिए कंट्रोल कहाँ है। ये तो एक है, मैं तो कह रहा हूँ हनुमान ढाका का बयान सार्वजनिक होना चाहिए कि आप पैसे ऊपर कहां तक देते हो। ये तो छोटी मछली हनुमान ढाका, और इसको क्या पकड़ा, इससे ऊपर वालों को तो और लगी किन किन मंत्रियों तक इनका पैसा जाता है और दिल्ली तक कितना पैसा जाता है, ये सब इनको निकाल के लाना चाहिए। एसीबी यदि सही कार्रवाई कर रही है और एसीबी सही कार्रवाई करेगी तो इसमें बड़े लोगों के नाम आएंगे, क्योंकि तबादला उद्योग चला है सौरभ जी, वो सिर्फ और सिर्फ तबादला उद्योग नहीं, उसके साथ वो पैसे लेन देन का उद्योग चला। क्योंकि इन्होंने तबादला कैसे किया, आप देखिए कैसे लिस्ट वायरल हो रही है। सीएम साहब खुद उसमें लगे हुए थे, बाद में सीएम साहब चुनाव में विजय, पहले तो तबादले में लगे तो और इनको कोई काम दिखा ही नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और ये सरकार के फेलियर की पहली निशानी है। और दूसरा, इसके अंदर किन लोगों से पैसे ले रहे हो, कौन पटवारी लोग है, जो पहली सीढ़ी तो पटवारी, कांस्टेबल, ये और जो जमादार जिसका कह रहे हो ये लोग है। अब जमादार पकड़ा तो ऊपर वालों का भी उसमें नाम आना चाहिए, तो उनका नाम आएगा जब तो खुलासे होंगे तो ताश के जनता के सामने पता लगेगा कि आप क्या करना चाह रहे हो और पैसे कहां तक जाते हैं। मुख्यमंत्री जी तो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं, सीधा पैसा दिल्ली तक जाता है यहाँ से। चलिए ये बात आपने कहा, लेकिन लोग इसके अंदर मैं शामिल हैं भीमराज जी, और मैं ये बीजेपी बात इस ये तरह आपसे से समझना उद्योग चाहता हूँ, बढ़ा ठीक है बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, ठीक है उसका बीजेपी वाले जवाब देंगे। मैं ये समझ, इससे पहले आपकी सरकार थी, मैं ये समझना चाहता हूँ जनता का ने क्या गुनाह किया है, जनता को कैसे लाभ मिले। भैया आप भी तो अभी सरकार में से अभी हाल ही में निकले थे, और सबसे ज्यादा आरोप अगर सबसे ज्यादा अगर कुछ लगा था आप लोगों पर तो वो था कि आपराधिक मामले को नियंत्रित नहीं कर पा रहे, अपराध सबसे ज्यादा बड़े हैं। ठीक है, सेम आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, लेकिन कैसे निपटा जाए इसको लेकर भी कोई रोड मैप बताइए। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही करना राजनीति है, समाधान मिल बैठ के नहीं किया जा सकता क्या? मैंने सौरभ जी आपको पहले स्टार्टिंग में कहा था, सारिका जी से भी मैंने ये बात कही थी कि ये जो भ्रष्टाचार है हिंदुस्तान के अंदर, कोई सी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, मैंने पहले बता दिया आपको अच्छी तरह कि ये अपने समाज संस्थान सब में जड़े बैठ है। अपनी ओनली इंडिया परेशान नहीं है, ऑल इन वर्ल्ड है, पर इसके अंदर क्या कंट्रोल किया जा सकता है। इसको जैसे कोरोना से लड़ाई लड़ी, उस तरह की इससे लड़ाई लड़ने की जरूरत है। ये मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी है, और जहां तक मेरा उम्मीद है कि इससे इस तरह की लड़ाई लड़ेंगे, और मुझे ये पक्का भी विश्वास होगा कि इससे सारिका जी भी सहमत होगी। बट मैं आपको बता देता हूँ, वरना इसके लिए क्या है, आज कांग्रेस बीजेपी पर लोग बीजेपी कांग्रेस पे लगाए, इनसे नहीं, इससे लड़ाई लड़नी होगी। और जो इसकी पहल करेगा उसके लिए ये होगा कि हाँ हमने पहल की थी, ये जरूर होगा। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ एक पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, और पूंजीपतियों के लिए काम करने वाले लोग कभी भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। अगर ठीक है, देश का डेवलपमेंट अगर हो रहा है, पूंजीपति कर रहे हैं, तो क्या गलत है? मतलब एक मैं आप बात समझना चाहता हूं, क्या बिल्कुल सही है, पर एक चीज बताइए मुझे, पूंजीपति डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ चीजों के लिए अगर सपोज एक तो सवाल जवाब दे रहा हूँ आपको, पर मुझे एक चीज बताइए, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी भारत सरकार की, उस कंपनी का एसेस्ट वैल्यू थी 10,000 करोड़ रुपए, उसको 250 करोड़ में क्यों बेचा गया? कोई चीज की वैल्यूएशन बाजार वैल्यू है उसका, क्या आप इतने क्या उसको 2.5% पे बेच दोगे? ये इसका विरोध कर रहे हैं। देने के लिए क्या कुछ संस्थाएं होती है, कंपनी को एमओयू करके जो कंपनियों से काम कराना पड़ता है सरकार को, वो सब करना पड़ता है, ठेकेदारी पड़ता है कि सीपीडब्ल्यूडी देख लिए, पीडब्ल्यूडी देख लिए, एमईएस देख लिए, रेलवे देख लीजिए, कौन काम नहीं कराता? सब काम कराते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो जिस संस्थाओं को इस तरह बेचा जाए, इस तरह कभी नहीं हुआ देश के अंदर, जो बीजेपी ने आके सत्ता में आके किया है। और बीजेपी यहाँ भी यही काम करने, पहले भी वसुंधरा की गवर्नमेंट थी, इन्होंने वो आईएएस साहब थे, उनके साथ मिलके कैसे खाने बेची थी, कारपेट मामला पूरी धीरेन्द्र कमठान थे, कैसे कारपेट का आरोप लगा, जल महल लीज कांड सबको पता ही है। तो बीजेपी की रीति नीति है, ये गरीब और किसान को कुचल के सिर्फ अमीरों के लिए काम करना चाहते हैं। और उसी का उदाहरण है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एसीबी को फास्ट कार्रवाई करे, ताकि ये पता चले कि एक हनुमानवाल डाका नहीं है, बहुत सारे मिलेंगे, उन पर कार्रवाई कीजिए। एफआईआर क्यों नहीं है, और रिसर्च क्यों नहीं हो रही, और सर्चिंग कीजिए, आपको बहुत सारे मामले मिलेंगे। और हनुमान डाका की बिल्कुल आप इसके बयान हो कोर्ट, और इसमें किन किन अधिकारियों तक पैसा पहुंचा है जो 7 लाख रुपए, उनका भी नाम आना चाहिए। और राज पटवारी और हनुमान डाका के बीच में भी तो कोई लोग हो गए,
उनको भी दिलाइए जनता के सामने, ताकि पता चले। चले। ठीक है, कांग्रेस ने हमेशा जो भ्रष्टाचारी उनको जेल भेजा, स्वागत नहीं किया, ये सिर्फ स्वागत करते, हम जेल भेजते थे। चलिए भीमराज जी, एक मैं आप लंबा अनुभव है, अच्छा बोलते हैं, मैं ये आप समझता तो एक ऐसा कोई आपके पास एग्जाम्पल है जो आपकी सरकार ने काम किया हो, कोई बड़े अधिकारी पर आपने ऐसा काम कर दिया हो, पूरे लूपहोल्स खत्म कर दिए हो, कुछ ऐसा एग्जाम्पल है किसी बड़े अधिकारी पे इस तरीके से आपने कार्रवाई की हो, उसको आप बता सकते हैं क्या, किसी पर भी XYZ किया हो? एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। कांग्रेस की एक हमेशा से आपको मैं कहता हूँ, यूपीए गवर्नमेंट सेकंड थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, चाहे कलमाड़ी हो, ए राजा हो, कन्नी मोड़ी हो, कोई भी था आरोप लगा, चाहे नटवर सिंह हो, कितने बड़े कांग्रेस के कद्दावर नेता आए, बोले भैया रवाना हो, किसी का हमने वेलकम नहीं किया, न किसी को रुकने दिया। कांग्रेस को उसका नुकसान है, पर कांग्रेस ने कभी भ्रष्टाचारियों को गोदी में नहीं बिठाया। आरोप लगे, बोले भैया जाओ। अच्छा, भ्रष्टाचारियों को गोदी में कौन बैठा रहा है? बीजेपी बिठा। अच्छा, बीजेपी। सारिका जी सुन रही हैं आप? ठीक है, आज सारिका चौधरी जी जवाब दीजिए कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों को गोदी में बैठाती है, इसका जवाब देंगे क्या? हेलो सौरभ जी, आवाज जी आ रही जी, है? आपकी आवाज आ रही है। भीमराज जी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है भ्रष्टाचारियों को गोद में बैठाती, कांग्रेस तो कार्रवाई करती थी। देखिए डीएम का नाम अब सामने आ गया है, पहले आप इसका जवाब दीजिए, फिर इसके बाद मैं अनिल जी से एक सवाल लेना चाहता हूं, क्योंकि अभी इनसे कनेक्ट नहीं हो पाया था, अभी आप जुड़े हैं तो आप जवाब दीजिए। देखिए सौरभ जी, मेरे साथी भाई ने बहुत बड़ा चरखा बुना कांग्रेस के लिए। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगी कि भ्रष्टाचार के जितने भी मामले भाजपा के अंदर उजागर हुए पिछले 10 साल के अंदर, चाहे ब्यूरोक्रेट से बड़ा हो, चाहे कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता हो, चाहे अन्य किसी के दल में हो, जिसने भी देश के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है, उसको मोदी जी ने बख्शा नहीं। मोदी जी ने, आपने सुना होगा, अपने हर स्पीच में बोला था कि ना तो मैं खाऊंगा और ना ही मैं खाने दूंगा। ऐसे ही प्रधानमंत्री के जो बोल थे और जो उन्होंने बोला और वो उस पर करके भी दिखाया। इससे पूर्व 70 सालों में पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी, आपको ध्यान में होगा, सुना भी होगा, कि वो बोलते थे मंच पे कि मैं 1 रुपए दिल्ली से भेजता हूं और आम जनता के पास में जो है 25 पैसे पहुंचते हैं। तो इस तरीके की जो लाचारी दिखाई थी राजीव गांधी जी ने, तो वो चीज तो आज देश के सामने हो नहीं रही है। मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, चाहे कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो। और भ्रष्टाचारी के बारे में जाखड़ साहब और कांग्रेस क्या बताएंगे, इनके खुद के एक हारे हुए प्रत्याशी झारखंड से। ये राजनीति से थोड़ा इतर आज के मुद्दे पे सारिका जी आ जाते हैं। सारिका, मुझे समय दीजिए। इन वर्तमान में राज्यसभा सांसद झारखंड से धीरज जी, 800 करोड़ का कितना बड़ा घोटाला पकड़ा गया, इतने कैश बर्बाद हुए कि मशीनें थक गई थी गिनते, लेकिन उनका कैश खत्म नहीं हो रहा था। कनिमोझी लोग, कॉमनवेल्थ, ये ठीक है, आपने अच्छा याद दिला। अब मैं, ठीक है, मैं यही आज का मुद्दा भी अपना इसी तरीके। सारिका जी प्लीज, रिश्वतखोरी पे इतना कड़ा कानून है, फिर भी राजस्थान में रिश्वतखोरी का मामला आ रहा है, और आप लोग सुशासन करने के लिए आए थे कि सुशासन करेंगे, कलेक्टर पर भी कार्रवाई हुई है, एसीबी ने जब पकड़ने की कोशिश की, लूपहोल्स कहां रह रहे, कहां अभी कमी रह रही है? देखिए कहीं भी कोई कमी नहीं है। मोदी जी ने पूरे ब्यूरोक्रेट्स को हो, चाहे कोई नेता हो, किसी को भी बख्शा नहीं है। जिसने भी काला बाजारी की है, काला धन छुपाया है, भ्रष्टाचार किया है, उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। कितने ब्यूरोक्रेट 10 सालों में पकड़े गए वो भी आपके सामने है। अभी ज्यादा ताजा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि 100 दिन की कार्य योजना लेके जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने जिस तरीके की SI टीम को गठित करके इतना बड़ा पेपर लीक घोटाला जो मामला था, 80 लोगों को दर्द दबोचा है। और अभी भी अभियान, सर्च अभियान जारी है। जो लोग इसके अंदर छिपे थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे नेता हो, जो भी हो, इस तरीके के लोग जो छुपे होते हैं उनको सब कम निकालने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल, चले ठीक है। अनिल जी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हैं, इनको भी थोड़ा मौका देता बोलने। अनिल जी सुन रहे हैं आप? ठीक है अनिल जी, जो इन्होंने बोला है कि अनिल जी मेरा सवाल आपसे कि रिश्वतखोरी का खेल कब खत्म होगा, आपको क्या? ठीक है सारिका जी, आपकी बात आ गई। अनिल जी मेरा सवाल आपसे कि रिश्वतखोरी का ये खेल कब खत्म होगा? देखिए कानून बहुत पुख्ता बने हुए हैं और इस बार तो बहुत ही सख्त कानून एसीबी के अंदर लाया गया है। रहा सवाल इसका है, जहां पर भी अंडर डेवलप कंट्री, अर्ध विकसित राष्ट्र, जो विकासशील राष्ट्र है, वहां पूरी दुनिया के अंदर इस तरह का ये भ्रष्टाचार एक सभी के लिए आम दुविधा है। रहा सवाल इसका कि ये कब खत्म होगा,
ये खत्म नहीं होगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। आज जो भ्रष्टाचार है अगर उसको रेगुलाइज कर दे तो भ्रष्टाचार का नाम खत्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि इंडिया के अंदर और विशेष रूप से मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, यहाँ पर जो कार्रवाई है अन्य राज्यों की तुलना के अंदर, और वो कार्रवाई यहाँ के अधिकारी पूरे ईमानदारी और पुख्ता उसके साथ में कर रहे हैं, जो भी एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर पुलिस अधिकारी या जो कर रहे हैं। हाँ, ये सवाल जरूर बढ़िया है कि जो शिकायत मिलती है, शिकायत का हम कॉग्निजेंस लेते हैं, कॉग्निजेंस के बाद उसका वेरिफिकेशन कराते हैं, और वेरिफिकेशन के बाद में उसमें आगे जब तक सबूत आ जाते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। कई दफे दिक्कत आ रही, जैसा इस केस के अंदर शायद मुझे लगा कि वहां पर उसके साथ जो पैसा मांगा गया, इतना पैसा परिवादी के पास नहीं था, तो उस व्यवस्था का इलाज करने के लिए यहाँ एक कंपाउंड फंड भी बनाया गया राज्य सरकार के द्वारा। एक सवाल मेरा इस मामले में क्यों नहीं उसको काम में लिया गया? जी, एक सवाल मेरा और आपसे ये कि देखिए, कहते हैं घूस लेना पाप है, घूस देना पाप है, लेकिन बिना घूस दिए काम नहीं होता। अगर बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं, सबको नहीं कह रहा हूं, कि कुछ लोग ऐसे हैं बिना पैसे दिए वो काम ही नहीं करेंगे, आप चक्कर पे चक्कर लगाते रहिए, आम जनता परेशान हो जाती है। अब फिर उसको चाहेगी कि हम इतना चक्कर न लगाए, हमारा काम हो जाए। तो ऐसा भी ये लोगों ने सिस्टम बना दिया है कि काम तभी होगा जब बैकडोर से कुछ पैसे आएंगे। फिर इस पर कैसे लगाम लगे? नहीं, ये देखिए कि अब जो जो अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका हमें जरूर समाधान उसके तहत जनता के पास जाना चाहिए। किसी भी विभाग की वेबसाइट हो, वहां व्यक्ति पहुंचे ही नहीं उस सीट के ऊपर, उसका इंटरेक्शन ही नहीं होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के सामने जाए नहीं, वो अपने नेट के ऊपर अपनी जो प्रॉब्लम है वो उसके ऊपर डाले, उसका एक टाइमिंग। तो ये जो वो अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी जब तक उसमें नहीं जाएगी, और एक दूसरा है कि फेस का, आप ये देखिए कि जो भी अपनी बात है वो ईमेल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायत करे। वहां ऐसा सिस्टम हो कि वो उसको तुरंत 1-2 दिन में या 4 दिन में उसका जवाब देना है। तो ये एक प्रोसेस हो सकता है नया। मैं ये कह रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ईमेल, व्हाट्सएप नंबर जारी किए जाते हैं, सीओजी नंबर भी जारी किया जाता है, लेकिन जब गरीब आदमी, परेशान आदमी फोन करता है, या तो रिप्लाई नहीं आता, या तो फोन उठाए नहीं जाते हैं, अगर कोई उठा भी लिया तो साहब है नहीं, बताइए क्या है प्रॉब्लम बता दी, सॉल्व भी नहीं हो पाता। आदमी इतना पजल हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता अब कहां जाए। नियम कानून तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन पालन कराने वाले उतने अच्छे लोग नहीं रह गए शायद। नहीं त्रिपाठी साहब, आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है और बिल्कुल सही है। जब तक इसके अंदर जो सुपरवाइजरी अफसर है, जो जिसको जवाब दे, जब तक नहीं बनाया जाएगा, उनके खिलाफ शिकायत के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। मेरा एक सिंपल इतना सा है कि जैसे आज पकड़ा गया, कल वापस रजिस्ट्रेट हो जाता है और वहीं उसी सीट पे लग जाता है। तो ये एक ऐसा वो नासूर है कि वो वापस कैसे लगता है। इस कानून के अंदर जो कमी है, जो ये है कि या तो उसको आप सर्विस के अंदर रखना है, तो उसका आप इन टाइम, जैसे भी एसीबी केसेज में है कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, उसको चालान करने के 3 महीने की अवधि है, 90 दिन के अंदर चालान पेश करें, 2-2 साल 5-5 साल तक उसका कुछ भी नहीं होता है। तो सरकार को ये जो कार्रवाई कर रही है, इसके खिलाफ भी पुख्ता कार्रवाई जो विभागाध्यक्ष है, जो उसकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देता है। दूसरा हमारे जो विभाग, जी ठीक है सर, मैं आपके पास। भीमराज जी, मेरा एक सवाल आपसे, देखिए किसी को एक छोटी सी फाइल भी निकलवाना है, बाबूजी के दफ्तर में है किसी भी साहब के, और वो फाइल एकदम नीचे दब गई है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, किसी गरीब या किसी परेशान आदमी को उसको निकलवाना है, वो निकल नहीं, फाइल ऊपर नहीं आएंगे। अगर किसी ने बैकडोर से कुछ मदद कर दी या कहिए कुछ खिदमत कर दी, फट से फाइल निकल जाती है। लेकिन आप चक्कर लगाते रहिए, कल आना, परसों आना, इसके बाद आना, लोग चक्कर लगाते परेशान हो जाते हैं, तो कहेंगे साहब कुछ ले दे के कर दीजिए। यही हो रहा है ना सिस्टम में, यही होता है ना, प्रैक्टिकल बात यही है ना। देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ,
अब बीजेपी के सारिका जी आरोप लगा रहे कि कब कांग्रेस ने ये किया। मेरा सवाल इनसे है, मैं ईडी इलेक्टोरल बॉन्ड अभी ताजा उदाहरण आज देखिए आप एक सेकंड इस समाधान पर बात कीजिए, आप दोनों लोग हैं। आपका भी जवाब दूंगा, उनका दोनों जवाब दूंगा, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा, जो सवाल है उसी पे बात करूंगा मैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ सौरभ जी, अगर ये क्वेश्चन पुट करेंगे, सौरभ जी आप मेरी बात को सुनिए, अगर ये क्वेश्चन पुट करेंगे तो आप मुझे रिप्लाई देने का पूरा अवसर देंगे। नहीं, मैं आपको सारिका जी मैं आपको दूंगा रिप्लाई करने, लेकिन जो मेरा सवाल तो मैं चाहता हूँ जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर रोज 2-2-4 हो रहे हैं हम, प्लीज इस पे राजनीति नहीं, आप दोनों मेरी बात गुजारिश है सारिका जी, भीमराज जी, नहीं मेरी बात सुनिए। आज जो हम डिबेट का मुद्दा हमारा आम जनता से जुड़ा हुआ बहुत ही परेशानी वाला ये मुद्दा है। देखिए सत्ता पक्ष विपक्ष और कानून के जानकार दोनों सिस्टम में रहे, दोनों लोग तीनों लोग हैं, तो इसका समाधान से पहले एक चीज बोल दो। सौरभ जी सुनो जी, आप सारिका जी को टाइम दो, इनको पहले मैं पहले मेरा सवाल आपसे, फिर इसके बाद मैं सारिका जी के पास जाऊंगा, सबको बराबर मौका दूंगा। हाँ तो मैं जवाब दे रहा हूँ कि ईडी इलेक्टोरल बॉन्ड जो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, उसके बारे में यदि ये कि खुद गुड़ खाए दूसरों को गुड़ से परहेज करने की सलाह दी, तो दोगलापन नहीं होना चाहिए। आप ये बताइए 15 लाख करोड़ के लोन किस आप भटक रहे हैं मेरे सवाल से, आप भटक रहे। भीमराज जी मेरा सवाल जनता से जुड़ा हुआ था, अब फिर घुमा फिरा के राजनीति कर रहे हैं। मैं किसी पे मैं कह रहा हूँ अभी आज की बात करो, घूसखोरी कैसे कम हो इस पर बात कर लेते हैं। एक सेकंड सौरभ जी सुनिए, आप जियो का भ्रष्टाचार बीएसएनएल के हटाओ देके सबसे पहली एंट्री बीजेपी ने तब कर दी थी। अब आता हूं मैं मूलभूत मुद्दे पे। तो मैंने जो आपने सवाल पूछा कि बाबू जो फाइल नहीं खिसकाता है, उसके लिए ही मेरा एक व्यक्तिगत ये टिप्पणी है कि इसके लिए मैंने सबसे पहले कहा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या कोई कर्मचारी संगठन हो, या आम नागरिक हो, कोरोना की तरह लड़ाई सौरभ जी नहीं लड़ेंगे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सब मिलके। अकेली बीजेपी चाहे सेंटर में आज दोनों जगह नहीं खत्म कर सकती, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बीजेपी चाहे कितनी, कुछ तो अच्छी बात आपने कहा, बहुत अच्छी बात सारिका जी, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा, आपने मिलकर। सारिका जी भी बड़े ध्यान से सुनिए, सारिका जी भी अच्छी तरह समझती होंगी कि इसके खिलाफ इसकी ये रगों में बैठ चुका है कर्मचारियों के, नेताओं के, और इसके लिए खिलाफ युद्ध स्तर पे लड़ना होगा, तब जाके ये दूर होगा। बिल्कुल सारिका जी, इसी सिस्टम में आप भी रहती हैं और आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे अपना दुख लेके कि मैम ऐसा हो गया मेरे साथ, आप सुनती होंगी, लेकिन आप बताइए कैसे इसको दूर किया जाए कि बिना रिश्वत दिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, काम नहीं हो पा रहा है, और इतने बड़े बड़े नाम अगर सामने आएंगे, कलेक्टर का नाम सामने आ जाएगा। अभी एक खबर और सामने, कल ट्रैप किया गया कि अटेंडेंस सही कराने के नाम पे 4000 रुपए रिश्वत मांगा गया। यानी रिश्वत का ये जो खेल है कैसे खत्म किया जाए, इस पर हम लोग बात कर लेते हो और गंभीरता से, तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए सौरभ जी, वास्तव में आज भ्रष्टाचार से और कालाबाजारी से जो आम जनता बहुत परेशान है, और इस खिलाफ सख्त कानून, जितने सख्त कानून बीजेपी के राज में बनाए गए ना, उतने पिछले 70 सालों में नहीं बनाए गए। बड़े से बड़े अधिकारी जितने भी पकड़े गए, जितने ब्यूरोक्रेट्स पकड़े गए, कितने बड़े लीडर्स पकड़े गए, तो वो सारे के सारे भाजपा के राज में पकड़े गए, और मोदी जी के निर्देश के बाद में ये सब कार्यवाहियां शुरू हुई। और आज एक आम जनता की पीड़ा भी है कि मैं, अगर मेरी सुनवाई कलेक्टर के वहां नहीं हो रही है, तो राजस्थान सरकार ने अभी टीम गठित कर दी है, थानों के अंदर उनकी सुनवाई होगी। आज वो कलेक्टर जिला कलेक्टर में जाएंगे, अगर उनको किसी तरीके की परेशानी होगी तो वो सीधा जिला कलेक्टर से जाके एक समय बांधा गया है कि उस समय पर तौर पर जाके आप अपनी समस्या के बारे में उनको अवगत करा सकते हैं। अरे हाँ जी, कलेक्टर तो खुद रिश्वत ले रहा है, खुद उसका नाम आया है, हनुमान ढाका वो पकड़ा गया है। हाँ। उसको नहीं जाएगा। इससे पहले भी कुछ 2 आईपीएस भी पकड़े गए थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, 2 आईएएस भी पकड़े गए थे, आज भी वो सलाखों पे, आज भी उनको एपीओ कर रखा है। तो मेरा यही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी ये जो कह रही है, मोदी जी जो कहते हैं कि ना खाऊंगा और ना मैं खाने दूंगा, और ये देश के सामने बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपने भी सौरभ जी देखे होंगे। तो मेरा ये निवेदन है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वास्तव में आम जनता को भी एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी, सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा कि जो लोग इसके पीछे छिपे हैं, चाहे वो छोटी मछली हो चाहे वो बड़ी मछली हो, उन सबको पकड़ना होगा। और ये तभी संभव होगा जब हम सब लोग एक दूसरे का साथ देके उन बड़े मगरमच्छों के तक पहुंचेंगे जो इस खेल के अंदर पूरे लिप्त हैं। और रही बात कांग्रेस और बीजेपी की, मैं उस पर अपेक्षा ना करके, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि जब कांग्रेस सरकार थी तो इन्हीं के मुख्यमंत्री
खुद शिक्षकों के सम्मेलन में बोलते थे बताओ आपने ट्रांसफर के लिए कितने पैसे दिए। जब खुद इनके सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री इस तरीके की बात करते थे, जिस तरीके का नंगा नाच जो पिछले सरकार में हुआ था वो हम सब लोगों ने देखा कि सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए जो जो हथकंडे अशोक गहलोत जी ने करने थे वो सारे हथकंडे उन्होंने किए। काम तो किया नहीं, सिर्फ अपनी गद्दी को और अपने बेटे को बचाने का उन्होंने काम जो है राजस्थान के अंदर किया था। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही है जो आज आपने डिबेट रखी है, वास्तव में बहुत अच्छा टॉपिक है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री ने 70 साल में जो भी शासन हिंदुस्तान के अंदर रहा वो हम सब लोगों ने भली भांति देखा था। हमारा भारत सोने का भारत, सोने की चिड़िया कहलाती थी। इतने बड़े बड़े महमूद गजनवी आए, औरंगजेब आए, तो हमारे देश को लूट के ठीक है, सोने की चिड़िया तो हमारा भारत था जो लूटने का काम किया था तो वो इनके राज में हुआ था। आज जब देश के मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो जो मगरमच्छ थे उन पे शिकंजा कसने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहुत प्रैक्टिकल सवाल आपका, इसका जवाब आपको देना है। सवाल ये कि हमको पता कि फला अधिकारी रिश्वतखोर है, हमारे साथ उसने रिश्वत ली है, हम उससे कैसे उसकी शिकायत करें? अब पता चला उसने डरा दिया, धमका दिया कि तेरा काम नहीं होगा, किसी से तुमने शिकायत किया तो ठीक नहीं होगा। आम जनता जो गरीब आदमी है, परेशान हो, पहले से परेशान है, बाबू साहब का धमकी सुन के वो कहां जाए, किससे कहे? क्योंकि सिस्टम में वो है, वो तो सिस्टम का पार्ट है नहीं, तब कहां जाए जनता? मेन प्रॉब्लम यहां शुरू हो जाती है। सपोज किसी भी XYZ अधिकारी ने उसको बोला कि मैं इस काम के लिए इतना पैसा लूंगा, अगर किसी के सामने तुमने मुंह खोला तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। ये प्रैक्टिकली यही इस तरीके की धमकी दी जाती है, तब कहां जाए, वो क्या करे? आपका सवाल मुझसे सौरभ जी? जी जी सारिका जी। हाँ जी सौरभ जी, देखिए वास्तव में एक पहल करनी पड़ेगी, प्रशासन को भी करेंगे और मैं सरकार से भी करूंगी कि इस तरीके का कोई एक नंबर, टोल फ्री नंबर या दिया जाएगा कि आम जन कोई अगर छोटा कर्मचारी या कोई बड़ा कर्मचारी उनको परेशान कर रहा है, उनसे किसी चीज तरीके की डिमांड कर रहा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। और ये संभावना पूरी की पूरी आपको इस बीजेपी की सरकार में दिखेगी। और हम खुद चाहते हैं कि जितने भी भ्रष्टाचारी इसके अंदर लिप्त हैं उनको सबको पकड़ा जाए। और जिस तरीके का शिकंजा प्रशासन के द्वारा पिछले 3 महीने के अंदर राजस्थान पे लगा हुआ है वो आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि कितने बड़े बड़े लोग पेपर लीक के पीछे छुपे थे, चाहे वो बड़ा से बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कितना ही बड़ा किसी भी पार्टी का नेता हो, उनको अगर पकड़ने का, धड़ दबोचने का काम किया है तो वो हमारे प्रशासन ने मुख्यमंत्री के द्वारा किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था और हमने घोषणा पत्र में भी ये कहा था कि जो भी पूर्व सरकार के अंदर जितने भी बड़े घोटाले हुए हैं, जो भी भ्रष्टाचारी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनको सुलाखों के पीछे डालने का काम पिछले 3.5 महीने से ये भाजपा की सरकार और डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर कर रही है। उसी का रिजल्ट आ रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर जो आज कलेक्टर को पकड़ा गया पिछले दिनों में, तो ये कहना चाहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, ये प्रशासन को अलर्ट किया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि जो भी इसमें लिप्त होगा, जो कहना चाह रहे थे आप नहीं जाएगा। ओके ओके ठीक है, भीमराज जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? सारिका जी ने एक गलती कर दी। सारिका जी ने ये कहा है कि हमने 3 महीने 4 महीने जो सरकार राजस्थान में, इसके बाद हमने पेपर लीक में जो नेता थे उनको भी पकड़ लिया। मैडम जी आपने खाली पुलिस वालों की पकड़ा है, ऐसा ही जो आपके मेंबर बने थे, आरपीसी के मेंबर बने थे, उन्होंने क्या किया? पेपर लीक किए वो सब आपके सामने है। सुनो मेरे आपको मेरे को मत, मेरे को कोई गलती अरे सुनो मेरी बात, मैं बीच में आपके बीच में नहीं बोला, बीच में मत बोलिए, सुनिए आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको भी सुनना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपने ये कहा, आप सुनिए, आज मैं सुनिए आपकी, तो आपको सुना भी रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये कहा कि हमने नेताओं को पकड़ा, आपने अभी तक नेता एक ही नहीं पकड़ा है, खाली ऐसा ही पकड़े हैं और एक विशेष जाति के पकड़े हैं। और बता देता हूँ, और दूसरी बात बताऊं, चलिए ठीक है, अब मैं अनिल जी के पास जाऊंगा। ठीक है ठीक है, आप लोग बात हो गई, देख लेना ठीक है ठीक है, आरोप ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। अनिल जी मेरा सवाल आपसे, ठीक है, मैडम ने ये कहा कि हमने पेपर लीक में अधिक कर्मचारी और नेता पकड़े, नेता अभी तक एक ही गिरफ्तार नहीं हुए, आपने ऐसा ही पकड़े और विशेष जाति के। और दूसरा कार्रवाई शुरू हो गई ना, कार्रवाई शुरू हो गई, पहले तो कार्रवाई ही नहीं होती, कार्रवाई शुरू हो गई। पूरे थाने के अंदर जो ऐसा आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो कौन है? वो कौन है? मैं जवाब दे रहा हूँ, तो जवाब दे रहा हूँ। नहीं देखिए, आज एक दूसरे पे आप लोग छीटा कसी करके जनता की बात को मत दबाइए। मैं ये कह रहा हूँ, आज पूरी थाने में
एक एनआरआई के भ्रष्टाचार की शिकायत पर 7 लाख रुपए रिश्वत लेके पुलिस वाले खुद, इतने दिन हमने सुना था कि ईडी रिकवरी का काम किया, तो राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार आने के बाद राजस्थान पुलिस भी रिकवरी का काम करने लगी है। कैसे कैसे चौराहे पे जाइए, नहीं ठीक है, मानना पड़ेगा इस बात को, मानते हैं डीएम को पकड़ा गया, डीएम को पकड़ा गया, इस बात को भी तो मानिए। ठीक है, मेरा सवाल अनिल जी मेरा सवाल आपसे, मैं पूरी और 1 सेकंड सर पूरी कर दूं। एक बड़ी कांड, ऑर्गन टॉस प्लांट कांड हुआ, 11 दिन तक पुलिस ने वो जिस रिपोर्ट पे एफआईआर होनी थी वो रिपोर्ट दबाए क्यों रखी? और दूसरा पूछना चाहता हूं, क्या जो इसके अंदर बड़े बड़े डॉक्टर शामिल है, क्या उन पे कार्रवाई सारिका जी बीजेपी सरकार करेगी क्या? और सुनो, जब एक सुनिए मेरी बात है, क्योंकि मेरी बात सुनिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं इस बात का, सारिका जी मैं चैलेंज कर रहा हूं। चले ठीक है अनिल जी, ठीक है, ओके, आपकी बात आ गई प्लीज, ठीक है भीमराज जी, सारिका जी, अनिल जी से जवाब लीजिए। ठीक है, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है, इनको भी, इनके वर्जन को सुनिए आप लोग, ये लोग तो लगातार सिस्टम में रहे हैं, सिस्टम कैसे संचालित होता है बेहतर समझते हैं। अनिल जी मेरा सवाल आपसे, कितने कड़े, ओके प्लीज, इतने कड़े कानून है और फिर इसके बाद सारी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी लूप होल्स नहीं है, बिना पैसे दिए बिना रिश्वत दिए काम नहीं हो रहा है। किसानों के आप तो संविधान खत्म हो रहा है। सारिका जी, भीमराज जी, अब आप सुनिए, देखिए मैं 1 मिनट, अब आप लोग अनिल जी को सुनिए, आपके बीजेपी के साथ, ठीक है भीमराज जी प्लीज सुनिए। बीजेपी है, बीजेपी ने तो कारगिल के अंदर टापू तो, अब आप आरोप लगा चुके हो तो कानून की जानकार सिस्टम में रहे पुलिस अधिकारी से भी सुन ले। अरे सुनिए, आप लोग सुनिए, बीजेपी के एक ठीक है ओके, ठीक है भीमराज जी, सारिका जी, आप लोगों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर लिए हो तो कानून में सिस्टम में रहे रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को सुनिए, अंदर की क्या बातें होती है, आप लोग तो बाहरी जमीनी बात करेंगे। ठीक है, बताइए अनिल जी। लोन राइट ऑफ किया किसके, कौन से उद्योगपति आए थे जिसने जंतर देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सिस्टम है और जो सुशासन, जहां सुशासन की बात आती है कि हम कैसी बढ़िया गवर्नमेंट दे और कैसा सरकार शासन चलाएं, उसके लिए पारदर्शी होना जरूरी है, पारदर्शिता के साथ में जिम्मेदार अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है। किसी भी अधिकारी कर्मचारी से लेके और ऊपर तक का जो सिस्टम में जिस काम को, जिस व्यक्ति को दायित्व दिया गया है, वो इस दायित्व का निर्वहन कर रहा है। शांत हो जाए, सुनिए भीमराज जी, आप लोगों की आवाज ऑन एयर नहीं अभी जा रही, अभी अनिल जी को सुनिए। जी अनिल जी बोलिए। मेरा ये कहना है कि सुशासन, इसमें सबसे पहला जो मेरा जो व्यक्तिगत और व्यावहारिक अनुभव रहा है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी है जो कर्मचारियों की, वहां स्पष्टता नहीं है। हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, वो कर्मचारियों को लगाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं और एक डिजायर सिस्टम चल पड़ा है सिस्टम में कि वहां का लोकल स्थानीय एमएलए, एमपी या जो भी मंत्री है वो उस सरकारी कर्मचारी को अपने यहाँ पर लगा के और अपने ही लोगों के काम कराना चाहता है। ये सबसे बड़ा इसके अंदर एक झोल है। और ये जो सुशासन है, अगर जब तक इसके अंदर ये जो हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी, आप देखिए कि पकड़ा जाता है, वापस उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन सेक्शन नहीं मिलती है, दबाव के अंदर 2-2, 3-3 साल फाइलें पड़ी रहती है, वो वापस सस्पेंड होने के बाद में 6 महीने बाद वापस उसी सीट पे आके वहीं लग जाता है। जनता समझती है कि यार मैंने गलती करी इसको पकड़ा के। हाँ, ये है कि एसीबी को, जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, उसको, परिवादी को ये विश्वास दिलाए कि तुम्हारा अगर जायज काम है तो हम सरकार से आपका जायज काम कराएंगे। तो एंटी करप्शन ब्यूरो में भी ऐसा विश्वास पैदा करे, सरकार के अंदर जिम्मेदारी तय करे, समय के ऊपर उसको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन होके और कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर आरोप पत्र दाखिल हो जाए। ये जो चीजें हैं वापस वहां पर नहीं लगे, तो ये जो चीजें जब तक इसके अंदर विभागाध्यक्ष की कोई, अब आप एक सिंपल सा मेरा उदाहरण देखिए कि अभी राजस्थान के चुनाव आयोग ने एक वेबसाइट जारी की, वेबसाइट में जिला जो निर्वाचन अधिकारी है उसके पास भी था शिकायत का और खुद के पास भी वही वेबसाइट के ऊपर शिकायत आती थी। उन्होंने ये कहा कि ये शिकायत का निस्तारण 2 घंटे के अंदर होना चाहिए। तो ये जब ऐसा सिस्टम
शिकायत के निस्तारण का चुनाव आयोग बना सकता है, तो क्या सरकार नहीं बना सकती? उस जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करती है समय के ऊपर? उसके खिलाफ कार्रवाई करे, जिसके उनको पोस्टिंग नहीं दी जाए, उसको कहीं और दूसरी जो जनता से जुड़ा हुआ जो सीट है या जो जनता से उसको पीछे लगाया जाए, उनसे दूसरा काम लिया जाए। तो ये चीजें हैं छोटी छोटी। अभी आप देखिए कि राजस्थान सरकार के अंदर टाइम पे आने की एक प्रथा को चीफ सेक्रेटरी महोदय शुरू कर रहे हैं। वो खुद जाके समय पे 10 बजे पहले आ जाते हैं। अब आप देखिए कि वो लेट रात तक क्यों बैठे रहते हैं ये सरकारी कर्मचारी? वो इसीलिए बैठे रहते हैं कि कोई आएगा, समय के बाद में आएगा, वो परेशान होगा, मैं बैठा रहता हूं। तो ये जो लोगों की मानसिकता है, सरकारी कर्मचारियों की मानसिकता है, इसके अंदर ब्रेक लगना आवश्यक है। समय पे आएगा तो वो फाइल का निस्तारण उसी दिन करेगा। जैसे आज 10 बजे फाइल आई तो दोपहर लंच के पहले उस फाइल का निस्तारण कर देगा, तो जो परिवादी या शिकायत करता है उसको मौका ही नहीं मिलेगा। उसको यस या नो करना, अगर फाइल में काम नहीं हो सकता है तो वैसी टिप्पणी करे। पुलिस महकमे में या सरकारी तंत्र में पॉलिटिकल कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, कितना राजनीतिक दबाव होता है काम करने के लिए? मैं ये मान के चलता हूं कि पूरा का पूरा राजनीतिक दबाव नहीं रहे, इसके लिए हमें सिस्टम को बनाना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी, पारदर्शिता करनी पड़ेगी कि ये व्यक्ति 2 साल के लिए इस सीट के ऊपर लगा है और 2 साल के बाद में उसका ट्रांसफर होगा, बिल्कुल 100%। अगर इस तरह से सरकार एक नीति बना दे, एक ग्रीवेंस कमेटी स्टेट लेवल के ऊपर बना दे कि वहां के अंदर ये इस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग चलेगी, तो ऑटोमेटिक राजनीतिक प्रभाव खत्म हो जाएगा। अगर ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी के अंदर ये डिजायर सिस्टम जिस समय खत्म हो गया, आप मान के चलिए सुशासन और ये जो अब हमें नए नवाचार करने ई गवर्नेंस सिस्टम से, ताकि इन सब के माध्यम से किसी को पता ही नहीं चले कब क्या है, फाइल कब आई, कब चली गई, उसका और रिकॉर्ड रहे, वेबसाइट के ऊपर रहे, उसका लिंक सीनियर अधिकारी के ऊपर रहे। एक छोटा सा, ठीक है भीमराज जी, मैं देखिए कि क्यों एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए। ये जो रिश्वत की पेटियां भरी जाती हैं, पैसे कहां जाते हैं, कहां बंदरबाट होता है? अनिल जी, ये देखिए, ये ऊपर से नीचे का खेल है। ये बिल्कुल सही है कि लोग बाग जो कहते हैं कि ऊपर जब तक डिमांड नहीं होगी, सीनियर उससे नहीं मांगेगा, तो वो खुद के लिए तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। वो रिस्क तभी लेगा कि उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है सीनियर अधिकारी का, या कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कोई ये प्रजातंत्र है, उसमें राजनीतिक संरक्षण है, उसके बिना वो रिश्वत नहीं लेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे को कोई बचा नहीं पाएगा। राजनीतिक संरक्षण है, अच्छी बात है। 2 राजनेता भी हमारे साथ है। ठीक है भीमराज जी, चलिए आप ही पहले शुरू कीजिए, बोले क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर इसके बाद मैं ये कहना चाह रहा, एक उदाहरण तो देना चाहिए था गोठवाल साहब को, गोठवाल साहब ने नहीं दिया, मैं दे देता हूँ। गोठवाल साहब सीनियर पुलिस अधिकारी रहे हैं और अपने बड़े भाई हैं। मैं गोठवाल साहब से ये पूछता हूँ कि एक कांस्टेबल को अपने कोई सम्मान के लिए अपने, आज सोचिए जैसलमेर भेजना है, वो जैसलमेर रात को जाएगा, फिर सुबह नहावा धोई करेगा, फिर आएगा, तो उसको कितना टीएडीए मिलता है? माई थिंक उससे जो टीएडीए है उससे 2 टाइम का खाना नहीं मिलेगा। इतना क्या है, एक तो पहला तो कारण। अब वो उस सामने परिवार जाएगा तो वो क्या करेगा, तनख्वाह से भरेगा तो उसकी तनख्वाह उसमें चली जाएगी, क्योंकि उसको तो एक कांस्टेबल की विशेष थाने में एक होता है एक कांस्टेबल जो सम्मान और वगैरह तामील कराने का काम करता है। दूसरा जो ट्रांसफर का काम बोला, इन्होंने बिल्कुल सही बोला। उसके अंदर एक जो चेंजेस है वो मैं बता देता हूँ। एक तो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग में 3 साल बाद ट्रांसफर होता है, आर्मी में देख लीजिए 3 साल बाद यूनिट ट्रांसफर हो जाती है। तो ये जो कर्मचारी हैं जो भी हैं, क्योंकि एक कर्मचारी क्या करता है, 10 साल एक गांव में रहेगा तो वहाँ नेचुरल सी बात है वो वहाँ राजनीति जमकाने की कोशिश करता है। 3 साल बाद उसको पता है। भीमराज जी, एक बात बताइए, वो पॉलिसी होगी तो ठीक है। आपने टीएडीए की बात कहा कि टीएडीए कम मिलते हैं, क्या इसका मतलब रिश्वत ले? रिश्वत नहीं, एक बात बताओ, वो कहां से? नहीं, आप कह रहे हैं कि बेचारे को टीएडीए कम मिलता है, इसका मतलब रिश्वत ले? सरकार को सोचने वाला विषय ये इसलिए है कि वो करेगा, जेब से खाएगा तो कितने दिन करेगा?
और नहीं करेगा मतलब तो आप करेगा क्या? मानते बताओ, हैं एक कि कांग्रेस सरकार में भी यही चलता था, ऐसे ही होता था? कांग्रेस सरकार नहीं, मैंने आपको क्या कहा, ये कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है सर। मैंने स्टार्टिंग एक ही बात कहा कि इस लड़ाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने लड़ना है। अभी मैं अब आपके सामने रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये रिपोर्ट थी 2022 में इंडिया 85 पे था, 93 पे भ्रष्टाचार में बढ़ता जा रहा है। 140 देशों की जो निकाली थी उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है। चले ठीक तो उसके अंदर भ्रष्टाचार बढ़ता, तो मैं सारिका इतना जी, कहना ठीक है, चाहता हूँ इसके ओके, अंदर ओके। सारिका जी, मेरा सवाल मैं आपसे, इतना ठीक है। एक सेकंड से पूरा हाँ। होने दीजिए। इसके अंदर कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, भ्रष्टाचार जड़ नीचे तक भ्रष्टाचार इसके लिए दूर सबको होना मिलकर चाहिए, लड़ना। मेन कंसर्न ये है, चाहे बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे, डजंट मैटर, Yes, लेकिन yes, सही, भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए। सारिका जी देखिए, अब ये है कि चाहे आप लोग भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए, चाहे कांग्रेस करे, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। अभी अनिल जी कह रहे थे कि राजनीतिक दबाव बहुत होता है, इंटरफेरेंस होता है, जो पेटियां भरती हैं उसका बंटवारा भी होता है, तो वो बंटवारा बंद हो जाएगा क्या, मान के चला जाए? देखिए, जब भ्रष्टाचारियों पे अगर सरकार नकेल कसेगी तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं तो जनता को इसकी निजात मिलेगी। अभी पिछले लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास पर एक पुलिस विभाग की बहुत बड़ी बैठक करी। उसमें सब अधिकारियों को ये स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि जो भी भ्रष्टाचार है, जो भी रिश्वत लेता है, जिसने भी गलत काम किया है, आप उनको तुरंत सलाखों के पीछे डालिए। और ये काम उन्होंने मुख्यमंत्री जी की बैठक के बाद में आपने खुद ने देखा होगा, पिछले 3-4 महीने से जो है लगातार पुलिस जो है घूसखोरों पे, पेपर नकेल वालों पर जिस तरीके का उन्होंने काम किया है वो अपनी तुरंत कार्रवाई के माध्यम से कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद जब चीफ सेक्रेटरी ने खुद जो है कार्यालयों में जाके सभी विभागों के अधिकारियों को तुरंत जो है उनको निर्देश भी दिए हैं और समय पे आने के लिए पाबंद भी गए हैं, और जो भी पेंडिंग फाइलें हैं उनको तुरंत निपटाने के लिए भी खुद जो है चीफ सेक्रेटरी ने बोला है। तो ये सारा का सारा मुख्यमंत्री जी की सारिका जी, क्या ये मान के चला जाए ऐसी पारदर्शी व्यवस्था होगी में एक चल भी मची है, ठीक है, ऐसी पारदर्शी व्यवस्था होगी, जनता अपनी शिकायत कर सकती है अगर कोई रिश्वत मांगता है और उसका नाम ना आए, बड़े अधिकारी, अगर कोई बड़ा अधिकारी है उसकी शिकायत करना चाहे, उसका उत्पीड़न ना हो कि जैसे धमका दिया जाता है, ऐसी व्यवस्था बनेगी ताकि उसके अंदर एक गट्स आए, गट फीलिंग आए कि हम इसका शिकायत हम फला जगह करेंगे तो साहब के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, और साहब भी समझे कि फला जगह अगर कार्रवाई, अगर इसने शिकायत की तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा, मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। तो क्या मान के चला ये व्यवस्था बनेगी? बिल्कुल सौरभ जी, ये व्यवस्था बनी भी हुई है। ये बोला भी हुआ है कि जो भी भ्रष्टाचार करता है, जो भी रिश्वत लेता है, अगर वो एंटी करप्शन में अपनी बात को कहता है या मेल करता है या वो फोन करता है, उसकी बात को गुप्त सूचना के आधार पर जो है पुलिस प्रशासन काम करेगा। और करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल निर्देश भी दिया है। अगर इसमें फिर भी अगर आप लोगों के माध्यम से कोई कमी नजर आती है तो उस पर और भी नकेल कसने का काम मुख्यमंत्री जी करेंगे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी एक साधारण परिवार से यहाँ तक पहुंचे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कब साधारण कार्यकर्ता को कहां तक पहुंचा दे ये भाजपा में संभव है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद भी इस चीज को बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई किसान रोए, कोई बेरोजगार रोए या किसी भ्रष्टाचारी को कोई शय दे तो उनको किसी भी को भी कोई बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। ऐसा स्पेशल मुख्यमंत्री जी को ऊपर से निर्देश मोदी जी के द्वारा भी कहा है। जो केंद्र सरकार करता है उस पर तुरंत कार्रवाई राजस्थान के मुख्यमंत्री, ब्यूरोक्रेट्स और चीफ सेक्रेटरी भी तुरंत उसके हवाले से जो है कर रहे हैं। चलिए, अब आप लोगों को फाइनल कमेंट का मैं मौका दूंगा, ठीक है, कम शब्दों में। भीमराज जी, आप जो कहना चाह रहे हैं कहिए, ये आपका फाइनल कमेंट होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसानों का बोला तो मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ सारिका जी से कि किसानों की सरसों पिछले बार कांग्रेस में 7,000 बिक रही है, 4,500 4,000 क्यों बिक रही है? और कांग्रेस सरकार में कॉटन 10,000 बिक रही है, 6,000 क्यों बिक रही है? और आपने 2023 की विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में कहा था हम किसानों की गेहूं 2,800 रुपए खरीदेंगे, और आज 2,400 क्यों खरीद रही है? और तीसरा मेरा सारिका जी से एक सवाल, जिस दिन महंगाई पे जिस दिन चर्चा करेंगे इसका जवाब ले लेंगे, ठीक है, साथ मिलकर लेंगे, ठीक है। सारिका जी ने ये क्यों नहीं बोला कि सब साथ मिलकर? आज हम करप्शन पे बात करें, महंगाई के जिस दिन हमारा टॉपिक होगा भीमराज जी, मैं जरूर इसका जवाब लूंगा। अनिल जी, मेरा ठीक है, अनिल जी मेरा सवाल आपसे कि कैसे अपराध पर लगाम लगे, कैसे रिश्वतखोरी पर लगाम लगे, फाइनल कमेंट। रिश्वतखोरी पे लगाम लगने के लिए कि हमारे को जनता को जागरूक बनाना पड़ेगा। आप जैसे लोगों का जो समय समय पे जैसे टीवी डिबेट के माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे हैं, ऐसी जनता में जागरूकता लानी पड़ेगी, उनमें विश्वास पैदा करना पड़ेगा, और सरकार को सुशासन, पारदर्शी और अकाउंटेबिलिटी सरकार बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। सारिका जी, प्लीज फाइनल कमेंट।
अनम्यूट कीजिए। जरूरत है। मुख्यमंत्री जी ने ये बोला भी है, और आम जनता से डेली आपने देखा भी होगा कि आम जनता से वो मिलते हैं, और जो भी फरियादी अपनी फरियाद लेके आता है मुख्यमंत्री तक, उसको 99% जो है उसको सॉर्ट आउट करने का काम भी मुख्यमंत्री जी कहते हैं, करते भी हैं। और अगर इस तरीके की फरियाद कोई भी वहां तक पहुंचेगी, जी। जिले तक पहुंचेगी, सब मंत्रियों को भी निर्देश किया गया कि बहुत जो बहुत भी शुक्रिया फरियाद- शारिका जी आपका, भीमराज जी आपका भी, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो बातें कही जाती हैं कि रिश्वत देना पाप है, रिश्वत लेना पाप है, ये किताबी बातें तक सीमित नहीं रहे। सिस्टम को भी इस बात को समझना चाहिए कि रिश्वत लेना रिश्वत देना दोनों पाप है। बहरहाल अब कलेक्टर पर कार्रवाई हुई है। 25 लाख रुपए जो लेने वाले थे, एसीबी ने कार्रवाई की है। देर से जगे, और कहते हैं ना कि देर से आए दुरुस्त आए। अब कार्रवाई शुरू हुई है। ऐसे ही रिश्वतखोरों पर अगर लगाम लगना शुरू हो जाएगा, लगाम कसना शुरू किया जाएगा, तो आने वाले दिनों में रिश्वतखोर सिमट जाएंगे, छिप जाएंगे, और यहीं से शुरुआत होगी सुशासन की। प्राइम टाइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।